स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज सीखेंगे। कैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, फॉर डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला एंड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और मैंने आपको डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज सीखेंगे कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो पहला जो यूज है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और यहां पर हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल में दो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। वो क्या है? पहला पॉइंट है कि आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप जिसको मर्जी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज का होगा जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मास में मास ऐड कर सकते हो 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं कहूं भी 5 किलोग्राम प्लस 3 मीटर कीजिए, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? हम इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मास है और ये लेंथ है, और आप दो डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। ऐसे ही आप 5 न्यूटन में 6 मीटर पर सेकंड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स है और ये क्या है, आपकी स्पीड। हाँ, 5 न्यूटन में 6 न्यूटन जरूर ऐड हो सकता है और आंसर 11 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और आंसर भी क्या आ जाएगा, फोर्स। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में आप 5 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम माइनस कर सकते हो, तो आंसर 2 किलोग्राम होगा। लेकिन क्या आप 5 किलोग्राम में से 3 मीटर माइनस कर सकते हो? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मास है, ये लेंथ है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनको आप ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते और ना ही आप इनको ऐड कर सकते। क्लियर है पॉइंट? तो हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आप जिसको मर्जी कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है भी, अगर आपने ये चेक करना है भी कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए हमें उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाता है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, तो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते तो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। क्लियर है पॉइंट? तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट ये था भी हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और जो सेकंड पॉइंट है भी, कोई इक्वेशन डायमेंशनली तब करेक्ट होती है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। और अभी हम इन दोनों पॉइंट्स का यूज करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। अब स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t which starts from the position x naught with initial velocity v naught and has uniform acceleration a is given by इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन। आपने बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्ट करेगी, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया था डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना है। अगर वो इक्वल आ गए तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगी।
तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ x, और x क्या है, पोजीशन, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, दैट इज x0 प्लस v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब x0 भी क्या है, उसकी पोजीशन की इनिशियल, अगेन डिस्टेंस होगा वो भी किसी ओरिजिन से, किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो उसको L लिखा आपने। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा LT-1, और टाइम के लिए है t। देखिए 1/2 कांस्टेंट नंबर है तो डायमेंशनलेस होगा, तो इसको इग्नोर करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए होता है LT-2 और ये t स्क्वायर, तो यहां से L। अब t-1 इंटू टी, तो ये कट जाएगा तो आपके पास L बचेगा। यहां पर t-2 से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर से L बचेगा। अब L प्लस L क्या आ जाएगा, ये L। देखिए यहां पर कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि L प्लस L 3L आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये L प्लस L ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, भी आप तीन डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हो, और उनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा। ये तो नहीं है कि हम डिस्टेंसेस को ऐड करें और आंसर किलोग्राम आ जाए। तो ऐसे L प्लस L को L लिखना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भी आपने तीन डिस्टेंसेस को ऐड किया और उनका आंसर जो आया वो भी एक डिस्टेंस ही आया है। क्लियर है पॉइंट। ऐसे अगर L माइनस L होता, अगर L माइनस L होता तो जीरो नहीं लिखेंगे, इसको भी L लिखेंगे। ये हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कि आपने लेंथ में से लेंथ को माइनस किया तो आंसर भी लेंथ आया। 5 मीटर माइनस 2 मीटर दैट इज 3 मीटर। क्लियर है पॉइंट। तो L प्लस L को हमने क्या लिख दिया, L। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L और राइट का भी, तो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही यूज हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन बड़ी सिंपल सी गिवन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आपने चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या चेक किया था अभी हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पर स्टूडेंट E है एनर्जी, M मास है और C है स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-2 होता है। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो mc² लिखा हुआ है, मास के लिए कैपिटल M, C के लिए LT-1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये M, यहां पर L² t-2 स्क्वायर कर दिया मैंने इधर, तो ये क्या बन जाएगा, M1 L² t-2। फिर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम। तो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। स्टूडेंट देखिए, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो 100% करेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा अलग टाइप का है, समझिए जरा इसको। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू, इक्वेशन आप देख रहे हो f इज इक्वल टू a√x प्लस bt स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। आपने निकालना क्या है, आपने a अपॉन b। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और इस चीज का फायदा लेकर आपने a और b की वैल्यूज निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब यहां पर मान लीजिए ये क्वांटिटी है आपकी P और ये क्वांटिटी है आपकी Q। अब P क्वांटिटी में आपने Q को ऐड किया और आंसर आपका क्या आया, फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, भी P भी फोर्स है और Q भी क्या है, फोर्स। क्योंकि आप जब फोर्स में फोर्स को ऐड करोगे तभी तो आंसर फोर्स आएगा ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 8 न्यूटन आ रहा है, तो F प्लस F इज इक्वल टू F। तो अगर इन दोनों को ऐड करके फोर्स आ रहा है तो इसका मतलब ये भी फोर्स है और ये भी क्या है, फोर्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं भी a√x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फोर्स के वही फॉर्मूला होगा जो फोर्स का है। और ऐसे ही आप लिख सकते हो भी bt स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी वही है जो फोर्स का होगा।
क्लियर है पॉइंट? हम कैसे कैसे लिख पा रहे हैं इसको? अब ए एक्स क्या है यहां पर? डिस्टेंस, तो इसको हम लिख लेंगे एल और रूट का मतलब पावर 1/2 और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2। तो जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये पावर -1/2 हो जाएगी तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a। क्लियर है पॉइंट? अब इधर देखिए b टाइम t² हो जाएगा और फोर्स के लिए ml t-2। अब ये m1 l1 ये t-4 हो जाएगा, क्योंकि जब ये उस तरफ जाएगा तो t-2 हो जाएगा, फिर पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। अब a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता लग गया। हमें निकालना क्या है? a/b t-4, तो यहां पर m से m कट जाएगा, l-1/2 और t2, तो ये a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी थोड़ा अलग है। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, t and x stands for time and distance respectively. Obtain the dimensional formula for omega and k. आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। इसमें आपने ओमेगा का और k का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो W आपको दिखाई दे रहा है इसको ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा और k का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट यहां पर जो चीज लिखी होती है वो क्या होता है? वो होता है एंगल। क्या होता है वो? एंगल। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा टी माइनस kx लिखा गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेज बोलते हैं वैसे इसको, पर चलिए हम समझने के लिए इसको बोल लेते हैं एंगल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। तो इसका मतलब ये हुआ भी ओमेगा टी माइनस kx जो है ये क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एंगल का होता है। यस और नो? क्योंकि ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एंगल को। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब आपने ओमेगा टी में से kx माइनस किया और आंसर आपका थीटा एंगल आ गया। तो जब आप एंगल में से एंगल को माइनस करेंगे तभी तो आंसर एंगल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी ओमेगा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो थीटा का है, और ऐसे ही kx भी वही है जो थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? थीटा अपॉन टी के। तो थीटा आपको याद होगा एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, टाइम का है टी, तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा t-1। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पर k और ये थीटा अपॉन x बनेगा, थीटा m0 l0 t0 और x है आपका l ऊपर जाएगा तो ये l-1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया t-1 और k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है l-1। क्लियर है स्टूडेंट ये पॉइंट? तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट जहां हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करेंगे वो है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्टूडेंट, वो भी मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब फर्स्ट जो टेक्निक थी उसकी लिमिटेशन मैंने आपको बताई भी, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो इक्वेशन 100% करेक्ट होगी। हम यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं डायमेंशनल करेक्टनेस की। क्लियर है? क्योंकि यहां पर हमें कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, और आपको पता है जब हम जर्नल फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो सेकंड टाइप है वो है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। इसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे भी कैसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा भी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी, तो हम उस इंफॉर्मेशन का यूज करके गिवन क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग
that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends upon mass m of the bob, length L of the pendulum and acceleration due to gravity g at the place. Derive the expression for its time period using method of dimensions. हमें गिवन है कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने सुना है स्मॉल जी। हमें टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है इन क्वांटिटीज की टर्म्स में। तो अब ये डिपेंडेंट तो उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में, लेकिन कैसे डिपेंडेंट है ये नहीं बताया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर पर डिपेंडेंट है या क्यूब पर डिपेंडेंट है, तो वही चीज हमने फाइंड आउट करनी है और उसमें हमारी हेल्प करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो चलिए देखिए क्या स्टेप्स रहेंगे। आपको ये गिवन है कि टाइम इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो पहला स्टेप जो होगा आप लिखेंगे टी इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। आप अपनी तरफ से कुछ कॉन्स्टेंट्स यहां पर लगा लें, जैसे मैंने a, b और c लगा लिया। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, तो अगेन m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड जो स्टेप रहेगा वो है इन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को पुट करना। तो ये तो t है, टाइम पीरियड है, तो m0 l0 t1 हो जाएगा। k कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस, इसको इग्नोर करेंगे। m मास है फिर से, तो m लेंथ के लिए l और एक्सेलरेशन के लिए होता है lt-2। तो यहां पर आप देखिए m0 l0 t1 m की पावर a और l, यहां पर l की पावर b है और यहां पर l की पावर 1 है और 1 इंटू सी आपको पता है c हो जाएगा जब बेस सेम हो। चलो मैं लिख देता हूं फिर भी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। m की पावर a और l की पावर b प्लस c और t की पावर हो जाएगी -2c। अगला जो स्टेप है स्टूडेंट वो है कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। अब आपने m, l और t की पावर्स को कंपेयर करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर m की पावर है 0 और राइट हैंड साइड पर है a, तो यहां से a किसके इक्वल आ गया, 0 के। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब यहां पर l की पावर क्या है, b प्लस c और इधर कितनी है 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0 आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर t की पावर क्या है -2c और इधर क्या है 1, तो -2c इक्वल टू 1, तो c आ गया स्टूडेंट यहां से -1/2, इक्वेशन नंबर 4। अब इस c की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, तो b प्लस -1/2 इक्वल टू 0, तो b आपके पास आ गया 1/2, इक्वेशन नंबर 5। तो आपने स्टूडेंट देखिए डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करके a, b और c की वैल्यूज निकाल ली। अब अगला जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप आपका, वो क्या है कि आप इन वैल्यूज को a, b और c की फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1 करते हैं। चलिए t इज इक्वल टू k, m की पावर a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 0, l की पावर b की वैल्यू है 1/2 और g की पावर c, तो c की वैल्यू है -1/2। तो यहां से t आपके पास आ गया कि m की पावर 0, देखिए किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसको l की पावर 1/2, ये माइनस में था तो इसको नीचे लिख लिया हमने। अब पावर 1/2 को रूट में लिखते हैं, तो t इज इक्वल टू k √l अपॉन। तो ये आ चुका है स्टूडेंट फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट देखिए आपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से एक गिवन क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्टूडेंट डेराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एंड एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात हो रही है स्टूडेंट, नॉट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम थ्रू अ नैरो पाइप, assuming that the rate of flow of liquid depends on coefficient of viscosity, ये जो सिंबल है दैट इज ईटा, ईटा बोलते हैं हम इसको, the radius r of the pipe and the pressure gradient p by l, p stands for pressure and l stands for length along the pipe। तो हमें गिवन है वॉल्यूम, देखिए v को क्या बताया गया है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। ध्यान दे स्टूडेंट, जरा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए स्टूडेंट, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो वॉल्यूम पढ़ते हैं और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ध्यान दे बच्चों, ये है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब यहां पर वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड किया गया है, तो v यहां पर है आपका वॉल्यूम अपॉन टाइम। और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल क्यूब और टाइम का है टी, तो ये बनेगा एल क्यूब टी माइनस वन। तो v जो मैंने नोटेशन यूज की है इस गिवन क्वांटिटी के लिए, इसको आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड कितनी रफ्तार से चल रहा है, अभी कितना वॉल्यूम उसका एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। उसको मैंने अभी v से डिनोट किया और v का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल क्यूब टी माइनस वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये v है, इट डिपेंड्स अपॉन, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है ये, ईटा पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, रेडियस पर और प्रेशर ग्रेडियंट P बाय L पर। तो यहां हमने क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा इनकी पावर लिख रहे हैं A, B और C। अब नेक्स्ट जो स्टेप था, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, K ईटा रेज टू द पावर A, R रेज टू द पावर B और P बाय L रेज टू द पावर C। इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहां पर एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ी लिमिटेशन है वो भी। हम जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ये आप तब डिराइव कर पाओगे, देखिए जब आपके पास 3 क्वांटिटीज होंगी, यहां पर 3 क्वांटिटीज। अगर यहाँ 4 क्वांटिटीज हो जाती हैं, 5 में मैं कहूं v जो है वो फर्दर 5 क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हम ये टेक्निक तब अप्लाई करते हैं जब यहां पर एक गिवन क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब 3 अदर क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। तो यहाँ एक्चुअल में है तो 4 क्वांटिटीज, देखिए 1 2 3 4, लेकिन ये इन 2 को हमने एक ही क्वांटिटी कंसीडर कर लिया क्वेश्चन के अंदर, जिसको हमने बोला प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। अगर रेट वर्ड लगा होता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, अगर ग्रेडियंट वर्ड लगा है तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हमने पुट करने हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m0 l क्यूब t माइनस वन। k को कांस्टेंट है तो इग्नोर करेंगे। ईटा का होता है बेटा ml माइनस वन t माइनस वन, रेडियस के लिए l। अब p प्रेशर है तो m l माइनस वन t माइनस टू और लेंथ के लिए l। तो यहां पर m0 l क्यूब t माइनस वन, m की पावर में यहां लिख लेता हूं a, l की पावर हो जाएगी माइनस a, माइनस वन इंटू a, ऐसी t की पावर भी माइनस a, यहां से l की पावर b। देखिए जब ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो यहां पर m की पावर 1 इंटू सी क्या बनेगी c, और l की पावर ये माइनस टू बनेगा तो माइनस टू इंटू सी माइनस टू सी, और t की पावर भी माइनस टू सी। अब इनको थोड़ा ऐड करते हैं पावर्स को, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। m की पावर यहाँ पर a है, चेक कीजिए यहाँ पर c है, तो m की पावर हो जाएगी a प्लस c। ऐसे ही l की पावर की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस a, यहाँ पर b और फिर माइनस टू सी। t की बात करते हैं तो माइनस a और माइनस टू सी। क्लियर है स्टूडेंट? एक बार देख लें आप। अब क्या करना है, नेक्स्ट पावर्स को कंपेयर करना है आपने। यहां पर m की पावर है a प्लस सी और इधर है 0, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है आपकी।
यहां पर l की पावर माइनस ए प्लस बी माइनस 2c और इधर है 3, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी ये। और यहां पर माइनस ए माइनस 2c टी की पावर और इधर है माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। अब आपने इन तीन इक्वेशंस का यूज करके ए बी और सी की वैल्यूज को निकालना है। तो पहले हम सेकंड और फोर्थ को चलिए ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, a प्लस सी माइनस ए माइनस 2c दैट इज 0 माइनस 1। ऐड किया स्टूडेंट मैंने इनको, तो यहां पर a से कैंसिल हो जाएगा, c माइनस 2c माइनस c माइनस 1, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब c की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 फर्स्ट सॉरी इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल टू 0, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1, इक्वेशन नंबर 6 लिख लेते हैं इसको। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 3। a और c दोनों की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में रख दें, तो माइनस a, तो a की वैल्यू है माइनस 1 प्लस b माइनस 2, c की वैल्यू है 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो b आ चुका है आपके पास 4। तो स्टूडेंट्स आप देखिए आपने a b और c तीनों की वैल्यूज निकाल ली है। अब हम इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करके देखिए क्या आएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो v इज इक्वल टू k, a की वैल्यू आपने निकाली है स्टूडेंट्स माइनस 1 और b की वैल्यू आपके पास आई है 4 और c की वैल्यू हमने निकाली है 1। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, k ईटा की पावर माइनस 1 है तो इसको नीचे लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लें आप, और r की पावर 4 p बाय l। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट, k p r रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय ईटा l। तो ये आ चुका है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए फॉर्मूला। तो आपने सीखा स्टूडेंट कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करके एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन एक तो मैंने बताई भी, अगर आपके पास यहाँ 3 से ज्यादा क्वांटिटीज होंगी तो आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो टेक्निक है ये इस k के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। वैसे अगर हम बात करें इस k की वैल्यू होती है स्टूडेंट यहाँ पर π/8। आप ये फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे, 7th यूनिट में आएगा आपके पास ये, लेकिन इस टेक्निक से आपको इसकी वैल्यू का पता नहीं लगेगा। तो इस k के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। थर्ड जो टाइप है स्टूडेंट वो है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम समझेंगे आप कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। आपको याद होगा स्टूडेंट मैंने फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Q इज इक्वल टू एन यू से। Q कोई जनरल फिजिकल क्वांटिटी है, n एक न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है उसके यूनिट। और मैंने आपको बताया था भी एक फिजिकल क्वांटिटी के नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं। हम बात कर रहे हैं सपोज कीजिए मास की और आपने उसको लिखा 5 किलोग्राम। तो 5 क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है उसके यूनिट। अब आप किलोग्राम की जगह ग्राम भी यूज कर सकते हो, और अगर आप किलोग्राम की जगह पर ग्राम यूज करोगे तो यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा 5000। मतलब जब आपने यूनिट्स को चेंज किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो अब यही हमने न्यूमेरिकल वैल्यू इस टेक्निक में
निकालनी सीखनी है। अभी हम इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए 5 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, और नो डाउट सबको पता है 5000 ग्राम के इक्वल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भी बताइए 1 जूल जो है वो कितने अर्ग्स के इक्वल होता है, अब ये तो हमें नहीं पता। अगर पता भी है तो वो कैसे आया वो हम इस टेक्निक में सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक जनरल केस आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए स्टूडेंट, आप एक फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हो N1U1 N2U2, क्योंकि जब आप यूनिट चेंज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बट क्वांटिटी रिमेन सेम। जितनी चीज आपको 5 किलो में मिलनी है उतनी ही चीज आपको 5000 ग्राम में भी मिलेगी। तो 5 किलो चीनी जितनी होती है उतनी 5000 ग्राम होती है। तो यहां पर N1U1 इज इक्वल टू N2U2 आप लिख सकते हो। आपको N1 गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको U1 गिवन हो सकता है, आपको U2 भी बताया होगा, आपको N2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां से N2 किसके इक्वल आ जाएगा, N1U1 डिवाइड बाय U2। अब U1 क्या है, ये एक सिस्टम में जो यूनिट्स होंगे, जैसे यहां मैंने किलोग्राम से ग्राम, मतलब किलोग्राम जो है वो मास के SI यूनिट है और जो ग्राम है वो CGS यूनिट है। तो आपने यहां पर क्या कन्वर्जन किया है, आपने SI से CGS कन्वर्जन किया है। तो SI से CGS कन्वर्ट करने पर 5 की जगह पर क्या बन चुका है 5000। तो यहां पर N2 अगर निकालना है तो N1U1 अपॉन U2। अब आप U1 को लिखेंगे स्टूडेंट्स M1 रेज टू द पावर A, L1 रेज टू द पावर B एंड T1 रेज टू द पावर C। ये क्या है स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। यूनिट को हम इन ए गिवन सिस्टम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और U2 क्या है, M2 रेज टू द पावर A, L2 रेज टू द पावर B, T2 रेज टू द पावर C। देखिए गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस तो सेम रहेंगे, लेकिन हो सकता है एक सिस्टम में आप मास को किलोग्राम लिखें और दूसरे सिस्टम में आप मास को ग्राम लिखें, अगर मैं SI और CGS की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने यहाँ M1 और M2 लिखा है, लेकिन मैंने A, B और C रखा है। मैंने A1 B1 C1 या A2 B2 C2 नहीं लिखा, क्योंकि डायमेंशंस जो है फिजिकल क्वांटिटी के वो सेम रहते हैं किसी भी सिस्टम की अगर आप बात करें। डायमेंशंस भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहां से आप लिख सकते हो स्टूडेंट N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है जिसकी हेल्प से आप N2 की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो न्यूमेरिकल्स देख के उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग कन्वर्जन सीख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से। इससे आसान टेक्निक भी है, आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे बिना डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो चलिए हम सीखते हैं न्यूमेरिकल्स में कैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करते हो फॉर द कन्वर्जन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। पहले आपने 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये देखना है ये किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं। जूल तो आपने सुना है, अर्ग्स आपने शायद ना सुना हो, तो मैं बता दूं अर्ग्स जो है वो CGS यूनिट है एनर्जी के, और जूल तो आपको पता ही है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर एनर्जी की। तो सबसे पहले आप उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L² T-2। अब m की पावर l की पावर t की जो पावर से क्या बताती है हमें डायमेंशंस। तो यहां से आपको a, b और c की वैल्यू पता लग जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2। अब आप देखिए कि हम किस सिस्टम से किस में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जूल जो है वो SI यूनिट है एनर्जी के, और अर्ग्स जो है वो CGS यूनिट है। ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा भी कौन से सिस्टम में कौन से यूनिट होते हैं। तो अभी आप इसको लर्न कर लें भी जो अर्ग्स हैं दीज आर द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम यहां पर कन्वर्ट कर रहे हैं SI से CGS में। तो यहां SI सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। ये M1 की वैल्यू आपकी आ गई, L1 और T1 ये आपका जो गिवन
सिस्टम था वो, जिसमें जाना है आपने वो है सीजीएस। तो वहां M2 लिखेंगे, L2 लिखेंगे और T2। तो सीजीएस में मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। अब दूसरा ये भी पार्ट आपने इनिशियली कर लेना है। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, तो N1 की वैल्यू आपकी क्या है 1, और आपने फाइंड आउट क्या करना है N2। तो N2 का फॉर्मूला क्या था आपका, N1 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ये लेंथी है, अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे आप सिलेबस करेंगे तो आपको वो कन्वर्जन भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करके कन्वर्जन को सीखना था, इसलिए हम ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। तो N1 की वैल्यू आपकी 1 थी, M1 क्या है 1 किलोग्राम, M2 है आपका 1 ग्राम, A की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो ये सभी वैल्यूज, L1 है आपका 1 मीटर, L2 है 1 सेंटीमीटर और B की वैल्यू है आपकी 2। टाइम इधर भी 1 सेकेंड है और इधर भी, तो C की वैल्यू गिवन है हमें -2। अब स्टूडेंट यहां पर N2 1 को छोड़ देते हैं आप, किलोग्राम को आप ग्राम लिख लें, पावर 1, लेंथ मीटर और सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और सेकंड था तो ये तो कट ही गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। अब ग्राम से ग्राम कैंसल और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो N2 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने 100 का, तो ये आ गया 10 रेज टू द पावर 7। तो इसका मतलब ये हुआ जो 1 जूल है वो कितने अर्ग्स के बराबर है, 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग्स के। तो ऐसे आप देखिए N2 की वैल्यू निकाल पाए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए कुछ क्वेश्चंस में जैसे आपको यहां पर यूनिट बताए गए हैं, जूल से अर्ग्स में कन्वर्ट कीजिए। किसी में ये कहा जाएगा बस ये अर्ग्स नहीं बताएंगे, भैया सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें भी 2-3 वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट ऑन अ सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट। तो इसमें आपको कहा गया है कि आपने 1 मेगावाट को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर और 1 मिनट। 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। देखिए आपने कोई ऐसा सिस्टम नहीं पढ़ा जिसमें ये फंडामेंटल यूनिट्स है, तो ये किसी नए सिस्टम की बात कर रहा है, तो आप यहां लिख लें न्यू सिस्टम। अब आपको वही N1 U1 पता है और U2 पता है, ये गिवन है हमें, आपको N2 निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले आप इस प्रीफिक्स को हटा लें। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, 1 मेगा, मेगा मींस 10 रेज़ टू द पावर 6, दैट इज इक्वल टू डैश न्यू सिस्टम। तो अब आपके पास N1 की वैल्यू बन चुकी है 10 रेज़ टू द पावर 6। अब मैंने बताया था ये किसके यूनिट है, पावर, बताया गया क्वेश्चन में, वॉट किसके यूनिट है, पावर के। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस t। तो ml और t की जो पावर्स हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -3। m की पावर जो 1 है वो a, l की पावर b और t की पावर c। तो abc पता लग गया। अब हमें कहां से किस सिस्टम में जाना है, देखिए वॉट जो है वो SI यूनिट है सिस्टम के, और इससे आपने जाना है एक नए सिस्टम। और SI में आप मास को क्या लिखते हो 1 मीटर, लेंथ को हम मास को लिखते हैं 1 किलोग्राम, लेंथ को लिखते हैं 1 मीटर और टाइम को लिखते हैं 1 सेकेंड। और नए सिस्टम में यहाँ आप लिखेंगे M2 L2 T2। मास को क्या कहा उसने, 10 किलोग्राम आपने एज ए फंडामेंटल लेना है, L2 1 डेसीमीटर और टाइम को आपने लेना है 1 मिनट। और फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज़ टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज़ टू द पावर B, T1 अपॉन T2 रेज़ टू द पावर C।
अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं हम। n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू द पावर 6, m1 दैट इज 1 किलोग्राम और m2 10 किलोग्राम, पावर है 1, L1 1 मीटर और L2 1 डेसीमीटर, 1 मीटर 1 डेसीमीटर, पावर है आपकी 2 और टाइम इधर है 1 सेकेंड और इधर है 1 मिनट और पावर है -3। तो यहाँ तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो ये 1/10 है तो आप इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ 1 मीटर है, देखिए डेसी मतलब 10 रेज़ टू द पावर -1, डेसी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -1 स्क्वायर, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -1 ये क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 1 स्क्वायर है, और 1/60 की पावर -3 है तो 60 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, और ये आ जाएगा 216,000। तो n2 आपका बन चुका है 216 इंटू 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10, तो आप इसको थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, तो ये आपके पास n2 की वैल्यू आ चुकी है। सो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इन द न्यू सिस्टम। और इस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपके पास 3 मेथड्स थे जिसमें आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करके आपने इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक किया, फॉर्मूलाज को डेराइव किया और कन्वर्जन सीखा। तो इसमें जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।